नेपाल से फंसे यूपी के बदायूं यात्री लौटे दिल्ली। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत। यात्रियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित। 1.5 लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य तय। जिला जज ने त्वरित न्याय और राजस्व मामलों को दी प्राथमिकता। बांके बिहारी मंदिर में खुलने वाला है खजाना। सोना चांदी हीरे जवाहरात चर्चा में। 54 साल बाद तैयारियां तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रगति और जनसेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर संस्थान के अधिकारी, चिकित्सक, कर्मचारी और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। समारोह में संस्थान की उपलब्धियों, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेडिकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन हुआ, जिनमें छात्रों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है, क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं
क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी, उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। आगे बढ़ेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा की और इसके साथ ही सांसद साक्षी महाराज के आवास पर भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनों से मुलाकात की। विकास भवन सभागार में डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योजनाओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचे और जिले के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पताल में चल रही व्यवस्थाओं, मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक सुधार और व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया है और ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे। निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी डिप्टी सीएम की ओर से यहां पर दिए गए हैं। आगरा जिला अस्पताल की समीक्षा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करने के लिए पहुंचे और इस दौरान तमाम पहलुओं पर समीक्षा उन्होंने की है और इसी के साथ साथ निरीक्षण किया है और मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को आने वाले समय के लिए और बेहतर बनाना है। नेपाल में फंसे यूपी के बदायूं जनपद के सभी यात्री सकुशल दिल्ली लौट आए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अशोक भारतीय और जेके सक्सेना प्रमुख रूप से मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। भावुक यात्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मोदी है तभी मुमकिन है, ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है। प्रतापगढ़ जिले के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस बार 1.5 लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना है। जिला जज ने राजस्व से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,15,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ था, जिसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला जज ने जिला जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने केंद्र द्वारा
आंवले से बनाए गए उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ये उत्पाद न केवल प्रतापगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद प्रतापगढ़ में जो हमारा लक्ष्य है 1.5 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाना है। पिछली लोक अदालत में 1,33,815 मुकदमे निस्तारित हुए थे, जिसमें छोटे छोटे आपराधिक वाद जो शमनी प्रकृति के हैं, राजस्व विवाद, पारिवारिक विवाद, इंश्योरेंस कंपनीज के विवाद, बिजली के केसेस, जिसमें भी पक्षकार अगर जुर्माना जमा करके अपना समाधान चाहते हैं तो उसमें ऐसे केसेस का निपटारा होता है। तो लक्ष्य ये कि 1.5 लाख से अधिक मुकदमे निस्तारित होंगे आज। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए अदालत से एक राहत भरी खबर आई है। उनके ऊपर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में उन्हें अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। ये मामला रामपुर के आम आदमी पार्टी नेता फैसल लाला खान ने 2019 में गंज थाने में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान आदि ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और फेसबुक पर गलत पोस्ट कराई थी, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था। अदालत ने इन आरोपों और उन पर दिए गए सबूतों और गवाहों का परीक्षण कर ये पाया कि आप बलहीन हैं और अदालत में आरोप साबित नहीं किया जा सका, इसलिए अब्दुल्ला आजम खान को आज दोषमुक्त कर दिया गया है। पंद्रह 7/2019 में थानागंज में फैसल लाला ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो 504, 506 और 67 IT एक्ट का। उसमें केस ये था कि फैसल लाला को फेसबुक पे और वैसे धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। दौरान विवेचना 504, 506 में न्यायालय में विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था और 67 IT एक्ट खत्म कर दी थी। अभियोजन द्वारा 504, 506 में अपना केस साबित नहीं कर पाया और आज हमारा अब्दुल्ला आजम खान का केस जो है माननीय न्यायालय द्वारा एक्विटल कर दिया। कितने दिन केस चला टोटल? ये 2019 में पंजीकृत हुआ था, तो काफी लंबा केस चला। इसमें कौन कौन आरोपी थे? इसमें एक तो फसाद सानू आरोपी था, अब्दुल्ला आजम खान थे और एक मुलजिम और था जो दौरान ट्रायल जो थी उसकी डेथ। इसमें तीनों बरी हो गए? हाँ, दोनों बरी हो गए। उसकी तो डेथ हो गई थी, उसका तो एवेट हो गया। एंटी करप्शन टीम ने पुरवा तहसील के कार्यालय में क्षेत्रीय लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि किसान ने अपनी 3 बिस्वा जमीन को कमर्शियल करने के लिए लेखपाल से संपर्क किया था। शुरुआत में लेखपाल ने 75,000 रुपए की मांग की, लेकिन बाद में 50,000 रुपए पर सहमति बनी। किसान ने अपनी शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में की है। शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई कर लेखपाल को नकदी लेते ही गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल कर ज्वेलरी और कैश हड़पने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। इनके पास से ज्वेलरी और कैश भी बरामद हुआ है, जो कि ब्लैकमेल कर हड़पते थे। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल लिया है। थाना मोदीनगर पुलिस टीम ने तिबड़ा रोड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर न केवल दुष्कर्म करते थे, बल्कि उनकी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर घर से ज्वेलरी और नकदी भी मंगवाते थे। मोदीनगर पुलिस को एक तहरीर मिली थी, जिसके संबंध में 509 क्राइम नंबर लिखा गया था, जिसमें कुछ जो लड़के हैं नई जनरेशन के, जिनको हम आज के समय में जेन जी बोलते हैं, तो जेन जी कुछ लड़कों का ग्रुप था जो लड़कियों को बातचीत करके इंस्टाग्राम के माध्यम से उनसे बहला फुसलाकर ब्लैकमेल करके उनसे कुछ आभूषण वगैरह मंगाते रहते थे और उन आभूषणों को फिर बेचकर वो पैसे वगैरह लेते थे। उस संबंध में अनिल शर्मा, नमन और अक्षित, ये 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इस तरह की 2 घटनाओं का होना पाया जा रहा है, जिसमें जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, जिससे उन्होंने आभूषण उनके परिवार वालों के मंगाए और वो अपने पास रख के इधर उधर बेचे थे। उससे जो पैसे अर्जित करके
उसका कुछ हिस्सा ये आपस में बांट लेते थे। तो उसके संबंध में 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अंश शर्मा पुत्र मनीष कुमार, नमन पुत्र मनोज शर्मा और अक्षय कुमार पुत्र प्रदीप। इसमें जो अंश है वो पूर्व में मोदीनगर में रहता था, वर्तमान में ये लोग राजनगर गाजियाबाद में रह रहे हैं। बलरामपुर नगर क्षेत्र में होटल गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा हुआ है। यहां पर 3 स्थानों पर छापेमारी कर 4 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों को देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। इसके पीछे कुछ सफेदपोश लोगों का भी हाथ हो सकता है, उनकी भी जांच फिलहाल की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना इंदिरापुरम पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 524 लीटर अवैध देशी और विदेशी शराब बरामद कर उसका विनिष्टीकरण किया है और बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये शराब कई अभियानों और कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई थी। शराब की बरामदगी के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे नष्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाई जा सके। तो एक्शन में इंदिरापुरम पुलिस नजर आई, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ यहां पर कड़ी कार्रवाई की गई है और जो शराब बरामद हुई उसको नष्ट किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही। कई सारे लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में कुछ और सफेदपोश लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो इसी क्रम में इसको लेकर जांच चल रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया। यह घटना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित उनके आवास पर घटी, जहां अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर मामले को गंभीरता से फिलहाल पुलिस ने लिया है। एसएसपी अनुराग और आर्य ने 6 स्पेशल टीमों का गठन किया है, जो इस वारदात की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दिशा पाटनी के घर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले पिस्टल के खोखे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, जहां जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि फायरिंग में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया और हमलावरों का मकसद आखिर क्या था। कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है। इसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं और ये 6 की 6 टीमें हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। आपको बता दिया ना, आज सुबह कल सुबह की घटना की बात है, 3:30 और 4 के बीच में है। मैं जैसे ही जगह था तो मैंने देखा कि 2 आदमी यहाँ पे हैं, बुलेट में थे, एक हेलमेट पहने हुआ था जो ड्राइवरिंग कर रहा था, जो गाड़ी चला रहा था, एक नंगे हाथ था लेकिन उसके हाथ में माउजर था। और जैसे मैंने कहा आप कौन है, मैं बोलने लगा तो उतने में एक को चढ़ के मेरी ओर को आने लगा, तो मैं कुछ भाप गया था कि कुछ करने वाला है। हाथ में मैंने गन देख ली थी उसकी, जैसे करता उसने बस फायर खोल दिया मुझे। मैं जैसे तैसे मैं अपने को बचा पाया। कितने लोग थे? 2 ही लोग थे। 2 लोग। कितने राउंड फायर किए? राउंड तो 3-4 राउंड, 3-4 बाद उसने ट्रैगर प्रेस किया था। एंड चूँकि उसकी जो राइफल थी, वो जो गन था, माउजर था, मुझे लगता वो यहाँ का नहीं था। वो एक साथ 7-7, 8-8 राउंड छोड़ रहा था।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद अब बीमारी का संकट गहराने लगा है। सरयू घाघरा नदी के तराई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसे रोगों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है। उनका कहना है कि एम्बुलेंस और मेडिकल टीम बाढ़ केंद्रों पर बैठी रहती है, लेकिन गाँव तक राहत और चिकित्सा सेवाएं नहीं पहुंचा पा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव भी नहीं किया गया है। बाद 2 दिन से अभी तक एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस से पता करने पर उनके पास दवा अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है और ना अभी तक किसी गांव में कुएं में दवा पड़ी है, ना मच्छर वाली छिड़काई गई है और ना तो उसमें गाड़ी में डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते भी हैं तो वो अपना गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो किसी पेशेंट को आज तक देखे ही नहीं। ये बंधा पे सभी लोग कहते हैं। हम परसों जाके उनसे कहे भी कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर साहब तब तक गाड़ी ले जाके निकल जा चुके थे लालपुर के लिए। उसके बाद हम दोबारा गए, फिर वो नहीं मिले। डॉक्टर साहब आते हैं, रैन बसेरा में बैठे रहते हैं, मगर किसी पेशेंट को देखते नहीं। ठीक है, पानी जो है कुछ घटा है, पानी अभी गांव में है और बनाए खाए पाए नहीं रहे गांव में, अभी दिक्कत है। और तहसीलदार से बड़ी मदद कहीं ये रहे कि सब लोगों ने जो है नाश्ता पानी बंदा कर दियो। उसके बाद में यहाँ तहसीलदार से बड़ी मदद की है, लेकिन नहीं पलवा यहाँ हुआ, रपोल लगा दी, दुकान लगा दी, तो मना कर दी, तो कल बंदा पे भूखन में गिरा, जवाबों में खाना ही करना ही। बाढ़ग्रस्त बाराबंकी जनपद में 3 तहसीलें घटे हैं, इसमें से सिरोली घोसपुर, रामनगर और रामसनई घाट। इन तीनों जगहों पर हमारी स्वास्थ्य टीम हमेशा सक्रिय रहती है। सभी जगहों पर MMU यानी मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, बाढ़ग्रस्त गाँव हैं, वहाँ हमारी लगातार कैंपों के द्वारा, स्वास्थ्य कैंपों द्वारा निगरानी की जाती है। स्वास्थ्य कैंप हम रेगुलर लगवाते हैं। जितने भी बीमार। उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस ने बदमाशों से 7 लाख नकद, 2 लाख के जेवरात और लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में हुई लूट की वारदात कबूल की है। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच जारी है। थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गतनी खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वाहन न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम ननपुर वीरेंद्र यादव निवासी रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा संत बहादुर निवासी रायबरेली का रहने वाला था। ये दोनों अभियुक्त जो 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में महिलाओं को बंधक बना करके लूट हुई थी, उस घटना में ये दोनों शामिल थे। जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549/25 पंजीकृत है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 50,000 का इनाम भी था। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी हुई रिवाल्वर, 7 लाख रुपये नकद और लूटे गए जेवर, सोने चांदी के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।